नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम बिहार की राजनीति पर बात करेंगे। बिहार में जो किस्से और कहानियां चल रहे हैं वो पूरी तरह से केंद्र से संचालित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर सिन्हा, उन्होंने एक बयान दे दिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की बिहार में खुद की सरकार नहीं बनेगी तब तक पार्टी की आग शांत नहीं होगी। ये इतना बड़ा बयान है जिसको लेकर के जो उनके सहयोगी दल हैं एनडीए में काम करने वाले, पहला बड़ा दल नीतीश कुमार का है, दूसरा चिराग पासवान का है, वो बहुत बेचैन हो गए हैं। बेचैनी भी लाजमी है। आपको बता दूं, नीतीश कुमार का खेल अब समाप्त होने वाला है। मैं स्पष्ट तौर पर आपको एक व्याख्या के रूप में रखूं तो कहानी यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को खत्म किया तो नीतीश कुमार हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे, और आरजेडी ने यदि नीतीश कुमार को ख़त्म किया तो 5 साल बाद फिर उनकी आवाज़ बुलंद हो सकती है, क्योंकि ये इनकम्बेंसी फैक्टर के तहत, क्योंकि लालू मान लीजिए सत्ता में आते हैं अगली बार, और निश्चित तौर पर जब सरकार होती है तो छवि खराब होती है और फिर पब्लिक ये सोचने लगती है यार इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार ही थे, और नीतीश कुमार की सत्ता है तो नीतीश कुमार को छोड़ने के लिए लोग अब ये कहते हैं इससे बढ़िया तो लालू यादव ही थे। तो ये जो मैं आपको एक अध्ययन के रूप में, मेरा बहुत राजनीतिक और पत्रकारिता का गहरा संबंध रहा है, तो मैं उस अपने जो अनुभव के आधार पर ये बात बता रहा हूँ, वो यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो में आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार निश्चित तौर पर अब क्या बोलते हैं, अब उस बात का कोई मायने नहीं होता। ऐसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या बोलते हैं दिल्ली में, उसका भी अब कोई मायने नहीं है। असली मायने जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बोला है, मिस्टर सिन्हा ने, वो है, वो अंदर की आवाज़ है केंद्र में बैठे सत्ताधारियों की, भारतीय जनता पार्टी जो टॉप लीडरशिप है उसकी। तो निश्चित तौर पर अब ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार इस समय शायद 40 के आसपास कुछ सीटें हैं उनके पास, और वो फिर भी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। अब उनका हाल जो आगे होने वाला है वो शायद, जो मेरा एनालिसिस कहता है वो ये है कि नीतीश कुमार बिहार में पलटू राम साबित हो जाएंगे, और वो जैसे शिंदे का महाराष्ट्र में हाल हुआ है उस टाइप से वो एक छोटी सी पार्टी बन के रह सकते हैं, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी ये सब चीज़ें ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन अभी जो खेल है वो बहुत बड़ा है। अभी गृह मंत्री जो अमित शाह ने संसद में आदरणीय अंबेडकर साहब के बारे में जो शब्द कहे हैं, दलित समुदाय खासकर जो अंबेडकरवादी हैं और अंबेडकर को मानने वाले हैं, उनके विचार को मानने वाले हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, बैकवर्ड हो, दलित समाज हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, उन सबके मन में ये टीस है कि अंबेडकर का मजाक उड़ाया गया और एक तरह से ये गाली दी गई है। जनता को सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं बोला है। तो इसके मानी क्या है आप जानते हैं कि बैकवर्ड और दलित भारी मात्रा में अब तक नीतीश कुमार को बिहार में सपोर्ट करता रहा है। तो अब नीतीश कुमार जो भी निर्णय लें, यदि बोलते हैं तो सरकार जाएगी केंद्र में, नहीं बोलते हैं तो उनकी खुद की अपनी सरकार चली जाएगी। हालांकि वो पोस्टरबाजी शुरू हो रही है, कुछ उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन जब तक नीतीश कुमार खुल कर के
एक तरफ नहीं होंगे तब तक ये चालबाजियां सफल होने वाली नहीं है। इस पर आरजेडी उन्हें लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। आरजेडी अब शायद मैं समझता हूँ नीतीश कुमार से अब कोई समझौता भी नहीं करेगी, क्योंकि आरजेडी की जो तैयारियां हैं उसके प्रति जनता का जो भाव है वो बहुत ही काफ़ी बड़ा हो चुका है। पिछली रैलियों में आपने देखा, लेकिन ये बात अलग है कि लोकसभा में उनको इतनी सीटें नहीं मिली, लेकिन हाँ, जब राज्य की स्थिति होगी तब हो सकता है कि उनको भारी बहुमत मिल जाए और नीतीश कुमार ढक्कन हो जाए। एक बात तो यहाँ पर ये नीतीश कुमार की रही। नीतीश कुमार को एक बार और जोड़ दूँ, 12 के आसपास सांसद हैं उनके बलबूते ही केंद्र में सरकार चल रही है। अब मैं आता हूँ चिराग पासवान पर। चिराग पासवान, देखिए, नीतीश कुमार दूसरे तबके से आते हैं, चिराग पासवान तो उसी तबके से आते हैं जिस पर गृहमंत्री अम्बेडकर जी को बुरा भला कह रहे हैं, उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान इतना मैं समझता हूँ निकम्मा नेता निकला है कि अभी तक उसके दिमाग से, दिल से कोई चीज़ फूट करके नहीं आई है कि अम्बेडकर जी को हमारे गृहमंत्री ने ये सब क्या कह दिया। अभी तक ये बात नहीं कही है, जनता इंतज़ार कर रही है। और मैं ये भी मानता हूँ निकम्मापन भी है, खुल के राजनीति नहीं कर सकते, कुछ न कुछ दावपेच लगे हुए हैं, कई एक चीज़ें हैं जो दबी हुई हैं, लेकिन राजनीति में ये सब कोई मायने नहीं रखती। जब तक नेता जेल नहीं जाता, जब तक उसको पूरी तरह से खेल नहीं खेलता पॉलिटिक्स में, तब तक वो सफल नेता नहीं कहा जा सकता। ठीक है, समझौते में आपको 5 सांसद मिल गए, उसमें से भी 2 सांसद एनडीए की बैठक में चले गए, डिनर पर चले गए, और आप देखते रहते हो, आपका कोई कहना नहीं मानता, तो उनको ये भी है कि भाई मेरी पार्टी ना टूट जाए। पार्टी तो निश्चित तौर पर टूटेगी, यदि साथ रहते हैं तो बची रहेगी, नहीं यदि और अम्बेडकर वाले बयान पर यदि मुखर होते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी टूट जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। अब बात आती है कि टिकटों के बंटवारे की। चिराग पासवान चाहते हैं कि बीजेपी के सहारे वो, चूँकि 5 सांसद चुन करके आए हैं, पर सांसद 5 विधायक की डिमांड होगी तो 25-30 के आसपास वो विधायक मांग सकते हैं कि मेरे को यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको इतने विधायक क्यों देने लगी, इतनी सीटें क्यों देने लगी, कोई मतलब ही नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी के सेना ने तो साफ तौर पर कह दिया कि जब तक हम अपने बलबूते पर सरकार बिहार में नहीं बना लेंगे तब तक हमारी आग शांत नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बयान है। और ये बयान ये मान के चलिए कि जेपी नड्डा का बयान है, ये बात मान कर चलिए ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बयान है जो सिन्हा ने कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, सच्चा बयान है। और निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी का बयान इसी तरह से होता है, चाहे छोटी पार्टी हो, वो भी कहती है या जब तक हम सत्ता में नहीं आ जाते तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। तो चिराग पासवान का खेल भी अब खत्म होने वाला है। चिराग पासवान का एक तो वो केस फंसा हुआ है जिसमें शायद झूठा हल्फनामा उन्होंने दिया है, उस पर कोई याचिका फाइल हो गई है और वो याचिका अभी दबी पड़ी है, क्योंकि उसमें कुछ आपस में कुछ समझौता सा हुआ है कि आप इसको उछाले नहीं, तो वो शायद अभी दबा पड़ा है मसला। खैर, उन्होंने इसमें अपनी जब इलेक्शन लड़ा था तब उसमें कुछ चीज़ें छुपाई थी, कुछ चीज़ें हुई थी, तो वो मसला है। दूसरा, उन्हें पार्टी टूटने का भी डर है, क्योंकि वो 2 सांसद थे, अभी डिनर में चले गए थे उनके बगैर पूछे। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब बात आती है कि आखिरकार बिहार का होना क्या है। बिहार में निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन लोगों को अपने साथ लिया उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। आप कहीं भी गिन लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। नीतीश कुमार का तो बिहार के इस चुनाव के बाद जैसे संजय निषाद है, एक और कोई राजभर है, उस जैसा हाल होने वाला है। इन्हें कोई 2 टके में नहीं पूछने वाला। इधर लालू प्रसाद यादव की पूरी तैयारी है उनकी पार्टी की, और वो कई एक चीज़ें हैं, मुखर होकर के सारे बिंदु उठा रहे हैं। उनके प्रवक्ता से झा साहब ने तो राज्यसभा में हवाइयाँ उड़ा दी थी पूरी तरह से। तो ये सारी चीज़ें, चूँकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और उन्होंने जो संसद में वक्तव्य दिया वो बहुत ही गजब का था, मैं आपको बता दूं। तो खैर, ये बात मैं आपको
यहीं ख़त्म करते हुए अब मैं चलता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस में जो घमासान चल रहा है उस पर। एक चीज़, चूँकि हालांकि यहाँ चर्चा करना आप समझेंगे कि उनकी चर्चा आप यहाँ क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए की जा रही है कि जो बिहार में आरएसएस के जो इस समय चीफ हैं, तो उनको दिल्ली लाने की कोशिश हो रही है आरएसएस के बड़े दफ्तर में। ये बात मैं इसलिए यहाँ जोड़ रहा हूँ कि इस समय जो बिहार के आरएसएस के प्रमुख हैं, नाम मेरे ध्यान से उतर गया है, उनको आरएसएस प्रमुख बनाने की बात चल रही है। अंदर अंदर देखिए कितना तेज तर्रार तरीके से आरएसएस को निपटाने की बात चल रही है। अब आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच तनातनी है, आपको मालूम है। एक बयान जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी के ही इशारे पर दिया हुआ कि अब हमें आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ अब सामने आ रही है। इस समय मोहन भागवत मोदी के मुखर विरोधी हैं। वो संजय जोशी को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बात पर नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। क्योंकि ये अभी तक तो ये चल रहा था कि भाई हो सकता है हो जाए, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बाद मोदी का पार्टी में, आरएसएस में कद काफ़ी बढ़ चुका है। दूसरी बात देखिए, आरएसएस कोई अब दूध की धुली संस्था नहीं रही है। मोहन भागवत हो सकता है कि वो अपने तरीके से जीते हों, लेकिन मोहन भागवत को भी इतना लाभ लश्कर दे दिया गया है कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी सिक्योरिटी मिलेगी, इतना सम्मान मिलेगा, गार्ड ऑफ ऑनर मिला करेंगे। अब बात आती है जितने आरएसएस के राज्यों के प्रमुख हैं, जो चूँकि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे आरएसएस के लोगों को चप्पल में देखा है, और आज धर्मशालाओं में मैंने बात की है उनसे जा करके। जब भी कोई आता था तो वो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग ले जाते थे कि हमारे जो राज्य प्रमुख हैं उनसे बात कर लीजिए, कहाँ ठहरे हुए हैं, धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। तो हमने धर्मशालाओं में भी बात की है। आज वो आरएसएस के जितने भी राज्यों के प्रमुख हैं या बड़े नेता हैं, अब वो कभी ट्रेनों में चला करते थे, थर्ड क्लास ट्रेनों में हमने सफ़र करते देखा है। आज वो हवाई जहाज़ से नीचे कमतर नहीं आके जा रहे हैं, हवाई जहाज़ से नीचे बात नहीं करते और पंचतारा होटलों में ठहर रहे हैं। तो जब मोदी जी ने ये सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करा दी हैं, तो वो किसके गुणगान गाएंगे? मोहन भागवत के गाएंगे या मोदी के गाएंगे? ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि भीतर भीतर ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि आरएसएस को निपटाने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये दाव फेंका है कि भाई जितने नीचे के लोग हैं आरएसएस के, वो क्या चाहते हैं? वो नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हैं, चाहते हैं उनको। और निश्चित तौर पर जहाँ भी निर्णय कोई होता है तो वो, अब जैसे यूपी में है, यूपी के जो आरएसएस प्रमुख हैं वो अमित शाह के आदमी हैं। अभी कोई चुनाव में कोई बातचीत हुई थी तो उसमें उन्होंने योगी को पूरी तरह से दोषी ठहरा दिया था कि योगी जिम्मेदार हैं इस हार के लिए, तब 33 सीटें आई भाजपा को। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अब काले शीशों की गाड़ी में BMW से नीचे नहीं चलते, हवाई जहाज़ से नीचे नहीं चलते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई क्यों चलते हैं, क्या ये तो उनके अपने अपने भाग्य हैं, उनकी पार्टी सत्ता में है तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो सुविधाएं सत्ता के रहते उनको मिल रही हैं, वो मोदी के विरोध में कैसे जा सकते हैं? निश्चित तौर पर मान लीजिए। अब बहुत से लोग मुझे, शायद एक मैंने पिछला वीडियो ऐसे ही किया था तो उसमें मुझे लोग धमका भी रहे थे, अरे आप इस तरह से हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, आप कुछ नहीं है, आपका अंदाज़ा गलत हो रहा है। खैर, हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो, कोई बात हो, लेकिन ये जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने परोस रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अब ये हैं कि संजय जोशी यदि आते हैं तो मोदी निपट जाएंगे, और मोहन भागवत के पास वो जो बिहार वाले जो आरएसएस प्रमुख हैं वो आते हैं तो मोहन भागवत निपट जाएंगे। तो एक दूसरे को निपटाने के लिए अंदरूनी कलह और ये क्रियाकलाप भी चल रहा है बड़ा तेज़ी के साथ, और ये कहाँ तक जाएगा हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे निर्णय हैं जो नरेंद्र मोदी के, वो आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं उनको अच्छे नहीं लगते। तो ये सारी चीज़ें हैं, और
बाकी जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं वो आपके सामने हैं। चूँकि अब देखिए आरएसएस नहीं चाहती थी कि ये इस तरह का अंबेडकर को लेकर के बयान दिया जाए, और वो बयान जो अमित शाह ने दिया है वो बहुत ही घातक बयान है। निश्चित तौर पर देश में देखिए 27-28% जो दलित समुदाय है, आप बैकवर्ड को तो छोड़ दीजिए, आदिवासी और जो दलित समाज है वो इस बात से बहुत भारी प्रभावित है। मैं एक वीडियो महाराष्ट्र का सुन रहा था, उसमें सीधे सीधे बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है, एक दलित नेता ने बाकायदे कहा, और वो लॉयर हैं, उन्होंने देश के जितने भी दलित लॉयर हैं उनको इकट्ठा होने के लिए कहा है, और ये कहा है कि जहाँ जो है वो अपने अपने क्षेत्र में अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज कराए। बाकायदे उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था बता दी, FIR दर्ज करने के कारण बता दिए, और वो वीडियो बहुत अच्छे तरह से वायरल हो रहा है कि आप जो है चूके नहीं, चूँकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, और ये बहुत घोर अपमान हुआ है। आरएसएस देख रही है कि भाई आरएसएस में भी, बीजेपी में भी तमाम विधायक और सांसद जो दलित समुदाय से आते हैं वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो एक पार्टी से बंधे हुए हैं। लेकिन पीड़ा तो उनको भी है, क्योंकि भाई आज जो वहाँ पर वो पहुँचे हैं, जिस तरीके से पहुँचे हैं या जिस माध्यम से पहुँचे हैं, वो माध्यम बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था संविधान, उसके जरिए उनकी वहाँ तक पहुँच हुई है। भले ही वो पार्टी किसी में हो, लेकिन ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। ये बात मैंने आपको बिहार के जो आने वाले चुनाव हैं उसको लेकर के ये बात आपके सामने रखी थी। अभी देखिए दिल्ली में भी बहुत सारा दलित समुदाय है, वहाँ भी भारी विरोध हो रहा है। दिल्ली तो सेंटर है, लोग बाहर से आकर के भी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारी चीज़ें कह रहे हैं। ऐसे ही जो सज्जन महाराष्ट्र में जो बोल रहे हैं वो बहुत ही काबिल और अच्छे वक्ता हैं, लॉयर भी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, ये अमित शाह का जो बयान है उसे उजागर करिए, सारी जनता के सामने लाइए। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए ये कहाँ तक मार करता है, क्या करता है, ये तो अब वक्त बताएगा। हालांकि हमने अपनी बात अपने एनालिसिस के माध्यम से आपके सामने रखी है। कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से मुखर है। कांग्रेस किसी भी तरह से अमित शाह को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने अभी एक फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने पेश किया था, जिसमें देखिए जो जाने माने अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के लिए एक छोटी सी जगह मांगी थी। वो जगह न दे करके उन्हें निगमबोध घाट पर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये बहुत हेटी बात है। वहाँ भी मैं एक रंधावा सरदार जी हैं, उन्होंने बड़ा मुखर होकर के वहीं निगमबोध घाट पर ही एक टीवी चैनल से साफ कह दिया था कि हम बख्शने वाले नहीं हैं किसी भी सूरत में, क्योंकि हमारा एक सरदार था जो प्रधानमंत्री था, उसको चलिए ठीक है निगमबोध घाट की जगह उसे राजघाट पर उनका संस्कार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का भी वहाँ पर संस्कार हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अंदरूनी लड़ाई है और दूसरे मुखर होने वाले नेता हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि बिहार में दो बड़ी इम्पोर्टेंट पार्टी हैं। एक तो पासवान की पार्टी है, एक नीतीश कुमार की है। तो नीतीश और पासवान एक ना हो जाएं, ये बात हर दम उनके दिमाग में रहती है। वो अमित शाह इस बात से नाराज़ रहते हैं कि नीतीश और पासवान एक होकर के कोई बात ना करें। बात क्या है देखिए, जब दोनों बात करेंगे आपस में, जब बात होगी तो सिग्नल तो दिल्ली में है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। जब नीतीश कुमार जब कोई बात पासवान से करेंगे तो पहले सिग्नल दिल्ली आएगा, वो दिल्ली से पासवान के पास जाएगा। तो वो सारी एकदम से सारा कंट्रोल है अमित शाह के पास कि कौन कहाँ पर बात कर रहा है। अभी मैं शायद ये बीच में बताना भूल गया कि पासवान के जो एक कारोबारी साहब बड़े मददगार आदमी हैं, उनके यहाँ लगातार 2-3 दिन से छापेमारी हो रही है ईडी की। तो ये बात है कि उन्हें किसी तरह से तोड़ मरोड़ करके उन्हें चुप कराया जाए। तो ये सारी चीज़ें थीं। और पहले भी मैं आपको मालूम है कि नीतीश कुमार के कई जो सगे संबंधी हैं, सगे संबंधी से मतलब जो जानने पहचानने वाले हैं, उनके यहाँ भी ईडी का छापा पड़ चुका है। तो ये सारी चीज़ पूरी तरह से बिहार को कब्जाने की नीयत से ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
और हो सकता है वो सफल भी हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सफल नहीं होगी, लेकिन अब यदि कोई टक्कर होगी भारतीय जनता पार्टी की तो वहाँ आरजेडी से होगी, लालू प्रसाद यादव के बेटे से होगी। और वो उसमें वो कहाँ तक सफल होती है वो एक अलग बात है। तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और वास्तव में यदि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।